कि एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो हम हमेशा बोलेंगे रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस मतलब नल हाइपोथेसिस बिल्कुल सही थी। ओके, फिर उसके बाद क्या है, हम ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन को। हमने रिजल्ट देख लिया, फिर उसके बाद कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम। इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इट सजेस्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सिंपल सी बात है, अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, सो वी आर फेवरिंग विच ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बट वी नेवर से दैट, ठीक है। फिर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ये हमें याद रख लेना है कि हम इसको ऐसे ही बोलेंगे, कभी भी ये नहीं बोलेंगे एक्सेप्टिंग null hypothesis, sorry, accepting alternative hypothesis. If the null hypothesis is not rejected, there is insufficient evidence to support the alternative hypothesis. This is the reasoning why we don't say that we are एक्सेप्टिंग ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमें लगता है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही होती, बट उसमें एविडेंस नहीं है इतना एक्चुअली उसको प्रूव करने के लिए। सो बेसिकली वी से इफ द नल, बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। हम फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इसीलिए बोलते हैं कि हमारे पास इतने एविडेंस नहीं है, वी लैक एविडेंस, मतलब इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से। अब इसमें इनसफिशिएंट एविडेंस की मतलब ये नहीं है कि दैट दैट पर्सन फेल्ड। इसमें होता है कि आप फेल करके प्रूव करने के लिए, ये नहीं कि आपके पास सैम्पलिंग में आपने कुछ गड़बड़ करी या किसी और चीज़ में गड़बड़ करी, बट एक्चुअली में इट्स योर फेलियर दैट यू वर नॉट एबल टू प्रूव ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसलिए हम बोलते हैं फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब हमारा फेलियर है कि हम उसे फेल नहीं कर पाए बिकॉज देर इज इनसफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद आपको करना होता है इंटरप्रेट रिजल्ट्स को, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द स्टडी, कंसिडर द लिमिटेशन एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ एरर। देखो लिमिटेशन तो होती है, योर स्टडी इज एवरी स्टडी हैव सम लिमिटेशंस, राइट। ऐसा नहीं है कि दैट स्टडी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। देखो सिंपल सी बात है, सैम्पल्स जो है हम उसको पॉपुलेशन पे हम इंटरप्रेट करते हैं, राइट। हम कभी भी कोई भी रिसर्च जो है लार्ज स्केल पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते, 7-8 बिलियन लोगों पे नहीं कर सकते, राइट। तो एक सैम्पल साइज लेते हैं, सैम्पल को इंटरप्रेट करा जाता है पॉपुलेशन को, बट उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होगी, राइट। अगर जब भी जैसे हम कोविड की वैक्सीन की भी टेस्टिंग करें, तो उसमें देर वॉज नॉट 100% एक्यूरेसी, देर वर चांसेस ऑफ फेलियर, राइट। फेलियर एज एन कि मे बी इट वोंट वर्क ऑन यू, बिकॉज वो जो टेस्टिंग है वो हर किसी पे नहीं हुई। एवरी पर्सन इज डिफरेंट, दे लिविंग इन डिफरेंट कंडीशन, दे डिफरेंट एनवायरनमेंट, उनकी बॉडी टाइप अलग है, उसके बाद उनके बॉडी में जो सेल्स है दे आर डिफरेंट। तो हाउ कैन यू कंक्लूड ये हर किसी के लिए 100% एक्यूरेट रहेगी? नहीं, सी इट विल बी एक्यूरेट बट इट वोंट बी एवर 100% एक्यूरेट, बिकॉज हमेशा अगर आपने देखा तो वैक्सीन का रिजल्ट भी दे वर सेइंग 85-90% है, दे नेवर सेड दैट इट इज 100% एक्यूरेट, बिकॉज सैम्पल से पॉपुलेशन पे आपको 100% एक्यूरेसी अचीव करना बहुत ही रेयर है, बहुत ही पॉसिबल चांस है नहीं, हमेशा ही कुछ मार्जिन ऑफ एरर रहेगा, राइट। एंड इट्स ओनली बिकॉज यू कैन नॉट टेस्ट ऑन एवरीवन, आप हर किसी पे टेस्ट नहीं कर सकते, आप हर किसी पे रन अप नहीं कर सकते टेस्ट, इसीलिए आपको पता है कि दैट इट वोंट वर्क, ठीक है। लास्ट क्या है, मेगा टाइप 1 और टाइप 2 एरर। देखो कभी कभार क्या होता है, आप रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में भी गलती कर सकते हो, तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, मतलब नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया, बट वो एक्चुअली में ठीक थी, नल हाइपोथेसिस ठीक थी, मतलब वो 5 ग्राम ही बना रहा था वो कैंडी बार को, मतलब 5 ग्राम ही बना रहा था, बट आपने अल्टीमेटली एक एरर कर दिया, उसको टाइप 1 बोलते हैं, जिसमें आपने नल हाइपोथेसिस की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जबकि वो एक्चुअली ट्रू था, इट्स एरर ऑन योर एंड, तो इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। फिर हम बोलते हैं टाइप 2 एरर जिसमें फॉल्स नेगेटिव होता है, जहाँ पे फेलिंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स, मतलब आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करा, बोला कि फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस आपके लिए सही है बट एक्चुअली वो नल हाइपोथेसिस गलत है, मतलब इस केस में वो 7 ग्राम ही बना रही थी कैंडी बार,
बट आपने कहा कि नहीं नहीं 5 ग्राम ही बना रही, मेरी टेस्टिंग के हिसाब से 5 ग्राम बना रही है, तो फेलिंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, इट इज टाइप 2 एरर। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट एक्चुअली ट्रू, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। ठीक है, अब बात करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट की। देखो पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो अज्यूम करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सच एज नॉर्मेलिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। ठीक है, सबसे पहला क्या है, की कैरेक्टरिस्टिक्स, assumption of population distribution, assume that the data is drawn from a specific distribution, normal distribution की जो हम बात करते हैं उससे, वो हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट में इंक्लूड होता है। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, आगे अच्छे से पढ़ते हैं। मेजरमेंट लेवल क्या, टिपिकली अप्लाई टू डेटा मेजर्ड एट इंटरवल और रेशियो लेवल। मैंने लास्ट क्लास में ये इंटरवल और रेशियो लेवल बहुत अच्छे से पढ़ा है, सो आई होप दैट यू रिमेंबर दैट। ठीक है, पैरामीटर्स इन्वॉल्व पॉपुलेशन पैरामीटर जैसे मीन वेरिएंस, हमने मीन वेरिएंस सब अच्छे से करा है लास्ट क्लास में, सो आई होप इसमें कुछ भी डाउट ना हो किसी को। अब कॉमन पैरामीट्रिक टेस्ट की हम बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। टी टेस्ट यूज टू कंपेयर मीन्स बिटवीन टू ग्रुप, मैंने अभी बताया कि एक ग्रुप है एक ए एंड बी, तो एक्चुअली में देयर इज एनी रियल डिफरेंस और वॉज इट जस्ट बाय चांस, इसको हम बोलते हैं टी टेस्ट। मतलब दो ग्रुप्स के एवरेज को टेस्ट करना, मीन्स को टेस्ट करना, उसको हम कहते हैं टी टेस्ट। फिर उसके हम बात करते हैं अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देखो सबसे पहले इसको तो याद कर लो क्या होता है, अनोवा अनोवा बोलते रहते हैं, सिंपल है। पहले एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वी से याद कर लो वेरिएंस, तो एनालिसिस समझ में आ जाएगा। यूज टू कंपेयर मीन्स अमंग मोर देन टू ग्रुप्स, मतलब यहाँ पे 3 ग्रुप्स की अगर हम बात कर रहे हो तो अनोवा टेस्ट को यूज करते हैं, जैसे ए बी एंड सी। तो 3 ग्रुप्स के बीच में हम बात करें, मीन स्कोर्स को हम टैली करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अनोवा टेस्टिंग की यूज करी जाएगी, वहाँ पे कंपैरिजन तीनों ग्रुप्स का करा जाएगा, तो उसके लिए अनोवा टेस्टिंग करी जाती है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ओके, फिर उसके हम बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन हमने सबने पढ़ा है कि आप रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को हम बताते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, तो हम सारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो हम सब पढ़ते हैं रिग्रेशन में आता है। फिर पेयर टी टेस्ट, कंपेयर मीन्स ऑफ टू रिलेटेड ग्रुप्स, है वही बस पेयर कर दिया, मतलब कोई रिलेटेबल ग्रुप्स है उसी के लिए, राइट। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्जामिन द एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था सारा का सारा वही ची स्क्वायर या काई स्क्वायर टेस्ट है। इसका एडवांटेजेस क्या है, जनरली मोर पावरफुल व्हेन द assumptions आर मेट, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज ऑफन मोर प्रिसाइज। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्ट्रिक्ट assumption may not met in real world scenarios। एक एक करके पढ़ते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बताया था, इसमें होता क्या है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेफरेंसेस, कि क्या प्रेफरेंसेस की वजह से कोई डिफरेंस बन रहा है क्या दो ग्रुप्स के बीच में, तो जनरली मोर पावरफुल व्हेन द assumptions आर मेट। इसमें आपको यू हैव टू टेक assumptions बहुत सारी लेनी पड़ती हैं। सी मेजॉरिटी ऑफ सैम्पल और रीजनिंग और रिसर्च में यू हैव टू टेक assumption, विदाउट assumption कैसे आप एग्जैक्ट रिसर्च डिटेल रिसर्च निकाल पाओगे, सो देयर इज यू हैव टू डू इट, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज ऑफन मोर प्रिसाइज, मतलब हम जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं उसके पैरामीटर्स को बहुत प्रिसाइजली फॉलो अप करा जाता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कैटेगराइज कर दिया कि कभी तो स्टडी में 18 to 30 बोल रहे थे फिर उसके बाद क्या बोल दिया 18 to 40 हो गया, नहीं नहीं, हम हमेशा 18 to 13 पे ही कैटेगराइज कर रहे हैं, तो इसका एडवांटेज क्या होता है, पॉपुलेशन जो पैरामीटर है काफ़ी प्रिसाइज होता है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो स्ट्रिक्ट असम्पशन में नॉट बी मेंटेन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जितनी असम्पशन होंगी वो एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में उसका ऑपोजिट होने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज असम्पशंस आर यू आर टेकिंग वेयर वेयर यू डोंट हैव एनी आइडियल सिनेरियो, मतलब assumptions में हम आइडियल सिनेरियोज को हम बहुत ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं कि इसके बाद ही ये चीज़ हो सकती है, ये होगा तभी ये हो पाएगा, ये होगा तभी ये हो पाएगा, ये हमने अज्यूम कर रखा है। रियल वर्ल्ड इज वे टू वॉलेटाइल, उसमें इधर उधर ऊपर नीचे बहुत वॉलेटिलिटी आती है, तो उसकी वजह से देर इज अ मैसिव डिसएडवांटेज इधर। लेस रोबस इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलियर्स और नॉन नॉर्मलिटी, मतलब जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, जैसे अभी हमने बात करी कि ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है,
अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन या बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे आपका काई स्क्वायर टेस्ट इतना प्रेवलेंट नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब इतना परफेक्ट नहीं है रिजल्ट वाइज। तो इसके लिए हम कॉमन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम काई स्क्वायर का तभी फायदा है जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हो। अगर आप बात करते हो पॉइजन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के अगर शेप में, और जहाँ पे आप स्लाइटली जो आगे फॉरवर्ड रहता है वहाँ पे आप काई स्क्वायर टेस्ट का इतना एडवांटेजेस नहीं है। अब बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरा देखो, पैरामेट्रिक का हमने सबसे पहले हमने बात करी, वहां पे काफी ज्यादा अजम्पशन होती है रिलेटेड टू पॉपुलेशन, अजम्पशन रिलेटेड टू पॉपुलेशन, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि ये होता ही होता है। ये किस में होता है? हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट में, कि काफी सारे अजम्पशन होते हैं, पर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के लिए दिस इज नॉट गुड। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के लिए नॉट गुड बेसिकली। फिर हम बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, इसमें ये करता है कम assumptions about the population distribution, making them more versatile in analyzing data that may not meet parametric assumption। देखो, आपको बहुत assumption लेनी पड़ती है पैरामेट्रिक में, इसमें इतनी नहीं है, पहली बात तो। उसके बाद इसको ये वॉलेटाइल बना देता है, वॉलेटाइल नहीं, वर्सेटाइल बना देता है। See, when you have lesser of assumption, you can be applied into various fields, right? अगर हम वही बात करें, आप पे बहुत ज़्यादा assumption है तो आप वहाँ नहीं अप्लाई कर पाओगे, दूसरी जगह नहीं अप्लाई कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। बट अगर मैं वही बात करूँ कि इसको ज़्यादा वर्सेटाइल बनाने के लिए आपकी जो assumptions है दे आर फ्यू वेरी फ्यू लिमिटेड, ठीक है। पहला क्या है, इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। डज नॉट अज्यूम अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। हम बात यहाँ पे स्पेसिफिक पॉपुलेशन की नहीं कर रहे, 18 to 40 ले लो, 50 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉपुलेशन एज ग्रुप ले लो, जेंडर ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें इतना स्पेसिफिक कोई भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट लेवल। can be applied to data measured at any level, nominal, ordinal, interval, ratio, किसी पे भी हमारे सारे मेथड्स में अप्लाई हो सकता है। पर अगर हमने पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करी तो इंटरवल में ही हो सकता है या रेशियो में ही हो सकता है, ठीक है। ऑफ्टन इन्वॉल्व्स रैंकिंग डेटा रादर देन यूजिंग रॉ स्कोर्स। तो यहाँ पे हम डेटा को ना रैंक करते हैं कि हाउ मच दिस डेटा इज रेलिवेंट, रादर देन यूजिंग रॉ स्कोर्स को हम यूज नहीं करते। इस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, रैंकिंग बेस्ड फॉर्मेशन हमारा ज़्यादा रहता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं ऑफन इन्वॉल्व्स रैंकिंग डेटा रादर देन यूजिंग रॉ स्कोर्स। फिर उसके हम बात करते हैं, देखो क्या क्या एडवांटेजेस है। सी, रोबस्ट टू वायलेशंस ऑफ, सॉरी वायलेशन नहीं होगा, वॉलेटिलिटी होगा, ठीक है। ये ज़्यादा मजबूत है अगर ज़्यादा वॉलेटाइल आता है ऑफ नॉर्मेलिटी एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन असम्पशंस, तो ये उस केस में ज़्यादा बेटर है। मतलब एप्लीकेशन वाइज दिस इज एप्लीकेबल ऑन मच वाइडर बेस कंपेयर टू पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। आई थिंक दिस इज प्रेटी मच क्लियर कि क्यों है, बिकॉज इसमें देखो असम्पशंस कम है, तो इतना हमारा वॉलेटाइल नहीं है जितना हम उसमें बात करते हैं। एप्लीकेबल टू वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स, अभी हमने बात करी नॉमिनल है, रेशियो है, इंटरवल है, ऑर्डिनल है, तो सारे के सारे डेटा टाइप्स पे ये एप्लीकेबल है। सो दिस एक्चुअली मेक्स इट मोर वर्सेटाइल एंड मेक्स इट मोर सूटेबल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ये कर देता है उसकी हेल्प से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, देखो लेस पावरफुल देन पैरामेट्रिक टेस्ट व्हेन assumptions आर मेड। देखो जिस केस में जहाँ पे assumptions पैरामेट्रिक टेस्ट के फेवर में है, तो वहाँ पे आप क्यों लगाओगे इसको? बिकॉज जो चीज़ें आपने पैरामेट्रिक टेस्ट में अज्यूम कर रखी है वो वेल कंटेन्ड है, वेल डिफाइंड है,
उस केस में आप पैरामीट्रिक टेस्ट को ही यूज करो, राइट? वहां पे तो आपको जरूरत नहीं है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की। प्रोवाइड लेस प्रिसाइज एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ये हमने बोला ही है कि आप रैंडमली कुछ भी उठा लो, इट विल वर्क ऑन मोर और लेस। तो इसीलिए जो एस्टिमेट्स होते हैं थोड़े कम प्रिसाइज होते हैं। सी, लेस प्रिसाइज होने का रीजन ही यही है बिकॉज फर्स्टली कि आप इसमें वाइडर रेंज ले सकते हो। जब आप वाइडर रेंज ले सकते हो तो वहाँ पे यू हैव वेरी लेस चांस ऑफ बीइंग टू बी वेरी प्रिसाइज। उसके बाद हम बात करते हैं लेस पावरफुल देन पैरामेट्रिक टेस्ट व्हेन assumptions आर मेट। तो इसमें जब assumption मीट हो जाएंगे तो पैरामेट्रिक टेस्ट को ही फॉलो करना है। दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन सेंस थिंग, बिकॉज हम वहाँ पे भी पढ़ के आए कि जब भी हम बात कर रहे हैं पैरामेट्रिक टेस्ट की, तो जितना assumptions अगर आपकी मीट कर रही हैं तो बेस्ट है उसको अप्लाई करना। जब assumptions नहीं मीट कर रही तो वहाँ पे आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं चूजिंग बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बीच में। पहला है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द डेटा इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करेंगे। सी, पहले वर्ड पे फोकस करो। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही इसलिए आ रहे हैं, इसी से आते हैं जब भी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और जो हमारे assumptions मीट हो रहे हैं तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट को ही प्रेफर करेंगे। सैम्पल साइज, पैरामेट्रिक टेस्ट कैन बी मोर पावरफुल विद लार्जर सैम्पल साइज। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मे बी प्रेफर्ड फॉर स्मॉल साइज सैम्पल। ठीक है, ये लार्जर सैम्पल साइज के लिए बेटर है और वो स्मॉल सैम्पल साइज के लिए बेटर है। मेजरमेंट लेवल, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, हमने पढ़ा चारों के लिए। ऑर्डिनल है, हमारा रेशियो इंटरवल है, नॉमिनल है। ठीक है, बट उसके बाद अगर हम देखा पैरामेट्रिक में तो रेशियो एंड इंटरवल ही है जहाँ पे आप यूज कर सकते हो पैरामेट्रिक को। अजम्पशन चेक, अजम्पशन पैरामेट्रिक टेस्ट के कैन नॉट बी मेट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट प्रोवाइड अ वाइबल ऑल्टरनेटिव। अगर आपके जो assumptions है जो आपने assume कर रखे हैं, अगर वो met नहीं हो रहे हैं तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एक बेटर ऑप्शन है ही। पैरामेट्रिक टेस्ट तभी बेटर ऑप्शन है जब आपके जितने भी assumptions हैं वो मीट कर रहे हैं, तभी उनका फायदा है, वरना दे आर प्रेटी मच यूजलेस। बेटर इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ही उसके साथ ही जाना। ओके, right, so that brings up for the end of this video, right? So we have already covered a lot of thing in today's class. काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, काफ़ी चीज़ों को हमने रिवाइज करा है। ठीक है, so firstly what we discussed was research basics and types, right? टाइप्स में अगर मैं थोड़ी बताऊं तो डिडक्टिव, इंडक्टिव की डेफिनेशन, उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च के बारे में पढ़ा। अप्लाइड का हमने एक पार्ट पढ़ा एक्शन रिसर्च। ठीक है, इसी के अंदर एक पार्ट पढ़ा जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च, वो भी हमने अप्लाइड के अंदर इतना सारा हमने डिटेल में कवर करा। ठीक है, बेसिक्स को हमने क्यों रिवाइज करा, अब रिसर्च में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें हमने एक पढ़ा सैम्पलिंग के बारे में। देखो, आपको सैम्पल डेटा कलेक्शन तो करना ही है, डेटा कलेक्शन के बिना आप कभी भी अपना रिसर्च पूरा नहीं कर पाओगे। वन ऑफ द मेजर और ऑब्वियसली अ कंपल्सरी स्टेप, बिकॉज अब देखो सैंपल जो है डेटा कलेक्शन, अब आप दो सोर्सेज से कर सकते हो, हमें पता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज व्हेन यू आर कलेक्टिंग डेटा फ्रेश ऑन फर्स्ट हैंड, मतलब बेसिकली इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन, मतलब खुद से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो फर्स्ट हैंड। यू आर यूजिंग समवन एल्स डेटा इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो आप अपना जो डेटा है आप खुद से कुछ साइट नहीं कर रहे हो, किसी और का डेटा लेके साइट कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, डेटा कलेक्शन कैसे हो सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी, दिस इज वेरी बेसिक, आई थिंक एवरीवन मस्ट बी नोइंग दिस, तो ये हमने इसके बारे में टचअप करा। उसके बाद जो हम सैंपल के बारे में हमने बात करी, तो उसमें जो हम पॉपुलेशन जो हम पिक कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं।
पहले हमने बात करी रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी, फिर हमने बात करी नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी दो तरीके की हमने चीजें बात करी। इसमें प्रोबेबिलिटी में हमने बात करी कि दैट एवरीवन हैज अ फेयर चांस, everyone has a fair chance to be getting selected, that is what probability is। फिर अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी में, द biasness in picking or choosing the sample population। ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे biasness है, biased नहीं होता तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, मतलब हर किसी के पास फेयर चांस है, यहाँ पे बायसनेस है, राइट। तो ये हमने पहले बेसिक रिसर्च के बारे में पढ़ा, सारा मैंने डिटेल में सब बताया क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ओके। उसके बाद व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हमने टाइप्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, उसके बाद हमने पढ़े स्टेप्स, राइट। तो उसके बाद हमने पढ़े स्टेप्स इन हाइपोथेसिस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टेप्स के बारे में हमने स्टेप्स को भी हमने डिटेल में पढ़ा, हमने टाइप्स में हमने पढ़ा नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किससे डिनोट होते हैं, सारा बेसिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जिसमें हमने बात करी स्टेप्स, नल एंड ऑल्टरनेटिव स्टेप्स में भी हमने सारी सारी बातें करी कि क्या क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं इंक्लूड होता, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस वी ऑल्सो कवर दिस। फिर उसके बाद हमने पढ़े टाइप्स ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, टाइप्स ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स का ही पार्ट था बट हमने इसको अलग से ही पढ़ा कि क्या होते हैं, राइट। पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, उसमें हमने भी स्टडीड अबाउट कि विच टेस्ट टू चूज, स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक सिलेक्शन, all of this was included in today's class। हमने सारा का सारा पढ़ा। सो today's class was very knowledgeable regarding your research। हमने बहुत रिसर्च के बारे में पढ़ा। सी आई एम नॉट सेइंग कि हमने पूरा रिसर्च पढ़ा, बिकॉज आई from my knowledge I think you must have covered research in your paper 1 as well। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो what I can say is go to Talent Blazer YouTube channel, you will find my paper 1 all unit covered। वहाँ पे मैंने रिसर्च को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करा रहा है, लाइक फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक कि क्या है, कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग, और उसमें देखो जैसे हमने लास्ट में भी बताया कि प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी टाइप्स होता है, देयर इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, तो इन सब को भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है वहाँ पे। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन डिटेल। तो आई एम थिंकिंग दैट लाइक मेरे दिमाग में तो यही थॉट है दैट यू हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस। उसके बाद वी आर कवरिंग हाइपोथेसिस। अब इतना बेस और इतना बेसिक नॉलेज नहीं अगर आपके पास है, बिकॉज हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो, तो उसके लिए आई डेफिनेटली से गो देयर ऑन टैलेंट बेसिस, सर्च फॉर माई वीडियोज ऑन यूनिट 1। वहाँ पे यू कैन ईजिली फाइंड कि कैसे एग्जैक्टली मैंने सारा का सारा हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा रखा है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर यू नो फॉर द बेसिक्स। फिर हाइपोथेसिस पे आ जाओ, हाइपोथेसिस भी मैंने वहाँ पे थोड़ा टचअप करा है, बट यहाँ पे मैंने पूरा एग्जैक्टली क्या क्या है, डिटेल्स है, मार्जिन ऑफ एरर है, कंसिस्टेंसी लेवल है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस विद एग्जांपल। आई थिंक देयर इज आल्सो वन प्रायर वीडियो ऑन हाइपोथेसिस एज वेल, वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर कर रखी है, बट बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज बेसिकली दे डोंट गो and watch previous videos, because maybe you have joined new or पहली बार देख रहे हो वीडियो,
So there is a possibility that you haven't watched my previous video. So that is why I'm saying go to Talent Blazer YouTube channel. Find videos related to your doubt queries, जो भी है सब मिलेगा, right? So this was the summaries of today class जो हमने आज discuss करा है. So if you want to enhance your UGC NET preparation journey, as you all know that paper 1 forms a part of your final examination. 50 questions come from this one, and I of this firm opinion that without paper 1, without doing great in paper 1, you cannot crack JRF. आपका JRF नहीं आएगा. आपको पेपर 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा. So if you want to download UGC NET Essentials, claim your free ebook. राइट. आप फ्री ई बुक कैसे कम कर सकते हो? बाय व्हाट्सएपिंग ऑन दिस नंबर 9873 907600. जस्ट से हाई एंड यू कैन क्लेम योर फ्री ई बुक. अब इसमें क्या है, नॉट ओनली यूनिट 10, यू कैन क्लेम फॉर एवरी यूनिट्स. जितनी भी 10 की 10 यूनिट है, यू कैन क्लेम फॉर दैट. 35 पेजेस नॉलेज बूस्टर है, सारा का सारा. एवरी यूनिट हैज़ बीन कवर्ड इन डिटेल. पूरी पूरी जो हमारी पीडीएफ्स है उससे यू कैन गो थ्रू एंड लर्न. एंड इससे क्या है, अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल्स है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है, यूनिट के सिलेबस को डिफाइन कर रखा है. ठीक है. सो यू कैन डाउनलोड दैट फॉर फ्री. कुछ भी पैसे चार्ज नहीं करे जाएंगे. ठीक है. बस इस पे व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 9873907600. Okay, so thank you all for joining, and this is our Talent Blazer app which is available on Play Store. Play Store पे available है. You can download the app from the link below. जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. एंड एज यू कैन सी वी हैव बीन गिवन एन फैबुलस रेटिंग ऑफ 4.830. आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एजुकेटर ऐप on Google Play Store. So you can download our app for free as well and rate it if you like it, right? So ये भी ज़रूर है इसको पार्ट को करना, right? Just try it once, because as you can see majority of people have tried it and they have rated it very highly. So what is there in the app? एक तो आपको डाउनलोड करना है, तब आपको पता चलेगा. कुछ मैं आपको बता देता हूँ that you can give mock test on the app for free as well. So why wait? Go and try and download this app quickly and attempt a mock test whenever you want to, whenever you desire, whenever you feel you are ready for your examination, right? So this has been read fabulously, and you can rate my video by liking the video, subscribe to the channel, and share this video with your friends. जितना आप share करोगे, they'll get uh, also get aware about this channel. Subscribe so that you can get notified whenever I come with the next video on this unit, and hit the bell icon as well, and like the video if you are if you like the content that we are providing, right? So thank you all for joining. Make sure you hit the bell icon and catch up with the next video.